हम आजकल क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। हमने पहले चर्चा की है, 2 दिन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या है। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने कल किया, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट लॉ था उसने बताया फोर्स के बारे में कि कोई वस्तु जो है वो तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उसके बाद हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जो बताता है मेजर ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा वो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो होता है इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। ये हमने पढ़ा था कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू एम में। फिर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव किया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का बताता है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बदले में वो वस्तु भी उतनी ही फोर्स लगाती है, लेकिन जो फोर्स लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। यहीं से फिर शॉर्टकट में हम बात कर सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो बताता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत सदैव प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या आ गया कि जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो लिखी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक दीवार के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लगाई है। ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसके ऊपर रीडिंग है 5, 10, 15 इस तरह से, और इस स्प्रिंग बैलेंस को अटैच किया गया है दीवार के साथ। एक और स्प्रिंग बैलेंस ली गई है जिसको ए के साथ है अटैच, मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ उसको फंसाया गया है, इसके साथ इसको लगाया गया है। तो जब हम यहाँ से इसको खींचेंगे तो जितना यहाँ पे रीडिंग आएगी, मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन आती है तो ए के ऊपर भी रीडिंग क्या आएगी, 5 न्यूटन ही आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक्शन ए बी है, ए फोर्स लगा रही है बी के ऊपर, ए बी लिखा इसको मैंने, ए फोर्स लगा रही है बी के ऊपर, ए बी लिखा। अब बदले में बी भी क्या कर रही है, ए के ऊपर फोर्स लग रही है बी ए, यहाँ पे ए बी का बी ए कर दिया, मींस यहाँ पे ये एक्शन है तो ये क्या हुआ, रिएक्शन है। लेकिन ये जो रिएक्शन होगा इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन भी लगाया है। अब यहाँ पे क्या बात हो गई कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हो गया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु भी बदले में हमारे ऊपर क्या कर रही है, उतना ही फोर्स लगा रही है, लेकिन वो किस दिशा में लगा रही है, अपोजिट दिशा में लगा रही है वो बल, तो वो होता है रिएक्शन। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो एप्लीकेशन है उनको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो चलते वक्त हम क्या कर रहे हैं, जमीन को क्या करते हैं, पीछे की ओर धकेल रहे हैं।
जो हमारे पाँव हैं, फुट हैं, वो ज़मीन के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ज़मीन भी बदले में, जो ग्राउंड है वो भी हमें बदले में उतना ही फोर्स लगा रहा है और उतनी ही फोर्स से क्या कर रहा है, आगे को धकेल रहा है। तो यही कारण है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी जब एक एप्लीकेशन आती है तो वो आ रही है वॉकिंग में। ठीक है, वॉकिंग में ग्राउंड को हम पुश कर रहे हैं, बदले में ग्राउंड भी हमें क्या कर रही है, उतनी ही उसी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई कि जो फोर्स होती है, जो एक्शन होता है, वो क्रिया जो होती है, एक्शन को मैंने क्रिया बोला, हिंदी में बोलते हैं क्रिया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट होते हैं एक्शन और रिएक्शन। तो अपोजिट क्यों है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर जो है वो ये फोर्स लगती है। ठीक है, ये फोर्स कैंसल नहीं होती क्योंकि ये क्या कर रही है, दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट ये फोर्स होती है। जैसे एग्जांपल दिया आपको कि इफ ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, दैट इज ए बी, देन बी विल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन ए, जिसको हम बी ए बोलेंगे। तो इस तरह से ये इक्वल एंड अपोजिट के बारे में। तो एक एग्जांपल तो दे दिया आपको वॉकिंग का। अब स्विमिंग का देखिए, जब हम तैराकी करते हैं तो क्या करते हैं, पानी को अपनी चेस्ट के नीचे धकेलते हैं और पाँव भी क्या करते रहते हैं, हम पाँव भी पानी में मारते रहते हैं। तो जैसे पानी को हम अपनी ओर धकेल रहे हैं तो बदले में क्या होता है, देखो ये पानी को हम अपनी चेस्ट के नीचे धकेल रहे हैं जब स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो तो हो रहा है एक्शन, क्रिया हो रही है। बदले में क्या कर रहा है, पानी जो है वो भी एक प्रतिक्रिया करेगा जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन, जिस कारण हम क्या करते हैं, आगे की ओर फिर तैराकी में आगे की ओर चलते हैं। तो स्विमिंग में भी एक एग्जांपल आ गया। तीसरा एग्जांपल, जैसे कि हम दिवाली के ऊपर फायर क्रैकर्स करते हैं, आतिशबाजी किया, आतिशबाजी जब करते हैं रॉकेट को ऊपर जाते हैं तो रॉकेट में जो गैसेस होती हैं वो बर्न करके नीचे आएंगी, वो तो हो गए एक्शन। जितनी फोर्स से वो गैसेस बर्न होके नीचे को आती हैं उतनी ही फोर्स से वो रॉकेट क्या करता है, ऊपर को जाता है, तो वो हो गया रिएक्शन। तो वहां पे भी एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, वो आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर बात करते हैं कि जैसे मान लो आप बगीचे में पानी दे रहे हैं, जब पानी दे रहे हैं, इसमें बगीचे में पानी दिया जा रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, बगीचे में पानी दिया जा रहा है तो पाइप को जब हम पकड़ते हैं, पाइप को ऐसे पकड़ा, पाइप को अगर हम ढीला पकड़ेंगे तो क्या होगा, एकदम से पानी प्रेशर के साथ आगे को जाता है और पाइप क्या हो जाती है, हमारे हाथ से छूट के पीछे की ओर आती है। तो तभी हमने देखा है कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो जब इसको पकड़ते हैं हॉज पाइप को, तो हॉज पाइप को पकड़ते वक्त वो क्या करते हैं, उसको कस के पकड़ते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पानी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा और पाइप जो है वो पीछे हमारे हाथ से छूट सकती है। तो यहाँ पे भी ये हो गया। अब जब एक इसका ऑब्जर्वेशन है, जब हम क्या करते हैं, बोट के ऊपर सवारी कर रहे हैं, बोट से जब हम उतरते हैं, बोट से जब हम नीचे उतरे, तो जैसे हम बोट से नीचे उतरते हैं तो हम आगे की ओर जाते हैं और बोट जो है, बोट को धक्का लगता है पीछे की ओर को। तो बोट को जो धक्का लगा पीछे की ओर, वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल जो दिए हैं वॉकिंग का, स्विमिंग का, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। रिकॉइलिंग ऑफ द गन में क्या बताया गया है कि जैसे ही क्या होगा, बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो गोली तो जाएगी आगे को वेलोसिटी के साथ, थोड़ा सा जर्क जो लगेगा वो हमें झटका सा लगेगा, बंदूक जो है इसलिए कंधे के साथ जो है वो क्या की जाती है, अटैच करके एकदम से कस के पकड़ी जाती है। रिकॉइलिंग ऑफ द गन, मैन एंड बोट, फ्लाइंग ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन, ये हो गया। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम के बारे में हमने कल पढ़ा था। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कल हमने डिस्कस किया था संवेग जिसको बोलते हैं या मोमेंटम जिसको बोलते हैं, कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, कि जो पूरा मोमेंटम होगा मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वो सारा क्या होगा, बराबर होगा, कंजर्व रहेगा इनिशियल और फाइनल। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा किस तरह से है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट, मींस इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास एक बॉडी है जिसको ए लिखा है, ऑब्जेक्ट ए, और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। चलिए इसको बॉल मान लेते हैं, एक बॉल ए है और एक बॉल हमारे पास क्या है, बी है। तो एक जो बॉल ए है उसका मास एम ए लिखा है मैंने, मास ऑफ द बॉल ए, और दूसरा है एम वी, ये वाली बॉल है, इसका मास क्या है, एम वी से लिखा है, मास ऑफ बॉल वी। अब इनिशियल वेलोसिटी इनकी, अब वेलोसिटी जो है आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी आ गई ए, इसको लिखा यू ए, और वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ गई बॉल बी की। इसी प्रकार इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल वी है उसकी आ जाएगी, ए फोर्स लगा रही है बी के ऊपर, एफ ए बी लिखा है इसको, एफ ए बी, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाई ए बॉल ऑन बी, और एफ वी ए क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉल बी ऑन ए। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी आई ए की यू ए और बी की आई यू बी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी थी, कोलिजन हो गया, कोलिजन मतलब टकरान हो गया, दोनों बॉलें आपस में टकरा गई। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो गया, देखो ये डबल एरो शो कर रहा है कि अगर ए बॉल बी के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा रही है, ए इसलिए एरो लगा दिया, बदले में बी भी क्या कर रही है, अभी एक फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, ए के ऊपर, इसलिए मैंने ये एरो डबल साइड में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ए ने बी के ऊपर बल लगाया और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, कोलिजन मीन टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी, तो ये मास एम ए का है और ये बॉल बी का एम बी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी अब आफ्टर कोलिजन, वी ए, यानी कि ए बॉल की आ गई वी से लिखा बड़ी से इसको, और ये आ गई वी की। अब देखिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मोमेंटम में जो चेंज होगा ए के मोमेंटम में, वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जैसे क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बताया, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हमने बोला मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, जैसे दो बॉलें आपको बताई कि एक बॉल है बॉल ए और दूसरी बॉल है बॉल बी, तो बॉल ए का मास आपको बता दिया कि उसका मास है एम ए लिखा उसका मास हमने, और बॉल बी का मास क्या लिखा, एम बी। अब देखिए मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन क्या होगा, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी एम ए यू ए, वो आ गया किसका इनिशियल मोमेंटम, बॉल ए का। बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, एम बी यू बी। देखिए बी से कंफ्यूज मत होइए, बी जो है यहाँ पे बॉल का एक नाम दिया गया है, बॉल को हमने बी माना है, बॉल बी का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम आ गया एम इंटू यू, यानी कि एम बी यू बी। इसी प्रकार जो चेंज इन मोमेंटम होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि जो अंतिम वेग है माइनस प्रारंभिक वेग, उसको हमने बोला चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम आएगा
एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ये देखिए जरा यहां पे फोकस करो, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम एम ए वी ए। ये देखिए एम ए वी ए मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए। ये तो आ गया ए का, ठीक है जी। अब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई तो बन गया मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बटा टी। बटा मतलब डिवाइड टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया मेजरमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो इसको लिखा एफ वी ए। तो सिमिलरली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, एम वी 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 माइनस एम वी यू वी। देखिए बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे ये जो लिया गया है m जो है दैट इज द मास ऑफ बॉल b, ठीक है, ये बॉल b है। और v क्या लिया गया है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल b। तो ये आ गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसको क्या किया हमने, जब a ने फोर्स लगाई b के ऊपर तो b भी फोर्स लगाएगी a के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी लिख लिया एफ ए बी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया, एम वी 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 माइनस एम वी यू बी डिवाइडेड बाई टी। टी से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो फोर्स ए ने जो बी के ऊपर लगाई बदले में बी ने ए के ऊपर लगाई, यानी कि ये अगर एक्शन हुआ तो ये क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए यहां पे माइनस साइन हमने लगाया कि इफ ए इज द फोर्स एफ ए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, तो बी भी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ठीक है जी। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने लिखा इस तरह से, 1 जो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इधर से क्या हो जाएगा, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये ए का मोमेंटम जो है बी के बराबर आ गया, क्या बन गया हमारे पास, यहां से जब काटा ये बन जाएगा माइनस एम ए वी ए, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का बन जाएगा एम ए यू ए। यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम फाइनल, एम वी 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 प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम वी यू बी प्लस एम ए यू ए। तो इस तरह से ये आया हमारे पास कि टोटल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, किसका, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यही यहाँ इसकी एप्लीकेशन में ये देखिए यहाँ पे ये एक रफ सा डायग्राम बनाया है कि ये मान लो ये रॉकेट है, रॉकेट जो है वो ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को बर्न गैसेस आ रही हैं, नीचे को ये गैसेस जो हैं वो बर्न होके जब फ्यूल बर्न कर रहा है नीचे को आ रहा है, तो ये हो रहा है एक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और ये जो रॉकेट है दैट विल मूव अपवर्ड। तो एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने 3 लॉ पढ़े जो न्यूटन ने दिए, एक बार से फिर क्विक रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, फोर्स इज व्हाट, पुल और पुश, धक्का या खिंचाव है जो क्या इम्पैक्ट कर सकता है, या तो बॉडी की जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, और उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा फोर्स के लिए जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो बताता है कि व्हेन ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इट विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि मोमेंटम जो होता है, संवेग जिसको हम बोलते हैं, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, तो उसमें हमने एग्जांपल दिया था कि एक क्रिकेट की बॉल है और एक टेनिस की बॉल है, किसका मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया था फिर वेलोसिटी, इसका पिस्टल से गोली जब फायर करते हैं तो गोली की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका वो क्या कर सकती है, कितना इम्पैक्ट फोर्स का लगा सकती है, ये बताया था। फिर हमने पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगाई जाएगी। तो इसमें हमने ये भी पढ़े थे फिर एप्लीकेशन इसकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो हाथ को पीछे क्यों ले जाता है, कराटिस्ट जो है इतनी जल्दी से क्यों ईंट तोड़ देता है। फिर हमने पढ़ा था कि जब हम कुशन के ऊपर बैठते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, दब जाता है गद्दा नीचे को। ये सब हमने एग्जाम्पल कल पढ़े थे। आज हमने पढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें सिंपल सी बात है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, कि जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन ये रिएक्शन जो होगा इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स कैंसिल क्यों नहीं होती, दोनों इक्वल एंड अपोजिट जब है तो फोर्स कैंसिल क्यों नहीं होती, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर ये फोर्स लगती हैं, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल दे दिया फिर इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने दिया, एक स्प्रिंग बैलेंस का एग्जांपल दिया आज, कि जितना एक स्प्रिंग बैलेंस के जो बल लगा रही है इसके ऊपर उतना ही दूसरी स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर भी रीडिंग आएगी। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा किसके बारे में, कि जो टोटल मोमेंटम है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए एग्जांपल दे दिया, दो बॉल थी, एक को ए बोला दूसरी बॉल को बी बोला। ए बॉल का जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, एम ए यू ए। ठीक, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम ए वी वी। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिर हमने इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा कि एफ ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी। तो ये सब हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल मोमेंटम है उसके बारे में हमने ये पढ़ा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, एम ए इसको ए बी की बजाय आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 या एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और इसको पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, अगला चैप्टर ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तब तक आप इसको पढ़िए और जो क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।